डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस बीमा के मूल आधार में इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने कल अपने लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ इंश्योरेंस की डिस्कस की थी, जो कि पूरे सब्जेक्ट में हमारे कई बार काम आने वाली है। आज हम और कुछ टर्मिनोलॉजी, शब्दावली हैं जिसके बीच में अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो कंफ्यूज क्रिएट करती है वो दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो एश्योरेंस होता है और एक इंश्योरेंस होता है। इन दोनों शब्दों का हमें सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। एश्योरेंस और इंश्योरेंस दोनों ही अलग अलग होती है, क्योंकि एश्योरेंस वर्ड शब्द जो है वो जीवन बीमा के लिए काम में लिया जाता है, और इंश्योरेंस शब्द अग्नि समुद्र बीमा के लिए उपयोग में काम में लिया जाता है। ऐसी मान्यता 1826 में थी, लेकिन बाद में एश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित कर रहता है। और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है कि बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित धनराशि एवं एक निश्चित घटना के घटित होने तथा एक निश्चित अवधि के पूर्ण होने पर दे देता है। अतः इस शब्द में निश्चयात्मक की स्थिति प्रकट होती है, और ऐसा बीमा केवल जीवन बीमा में ही हो सकता है। दूसरी तरफ एक और शब्द है इंश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग हम उस अनुबंध के लिए करते हैं जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है, परंतु हानि हो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। क्षतिपूर्ति अनुबंधों में इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे अनुबंधों में जब क्षति हो जाती है तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है, अन्यथा वह कोई राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो इन दोनों शब्दों में शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी अंतर है। दूसरे कुछ शब्द हैं बीमा और जुआ दोनों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि कई लोग इस भ्रम में उत्पन्न है कि दोनों में निश्चित घटना के घटित होने पर भुगतान करने का वचन दिया जाता है। तो बीमा जुए से एकदम विपरीत है, और जुए में क्योंकि जुए में दो या दो से अधिक व्यक्ति मनोरंजन या लाभ करने के लिए जानबूझ के कुछ जोखिम उत्पन्न कर लेते हैं, और जबकि बीमा किसी जो विद्यमान जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कराया जाता है। तो इन दोनों में अनेक अंतर हैं और अनेक अंतर है। तो जोखिम की अगर हम परिभाषा जानने की कोशिश करें, रिस्क क्योंकि इंश्योरेंस में रिस्क कवर होता है, जोखिम कवर होता है। तो जोखिम की परिभाषा को हम जानने की कोशिश करेंगे। जोखिम किसी हानि या क्षति की संभावना को कहा जाता है, और कुछ विद्वानों ने कहा है कि जोखिम किसी हानि, चोट या क्षति या विनाश की संभावना को माना जाता है। वहीं विलियम और हिंस के अनुसार जोखिम संभावित परिणाम में वह विचलन होता है जो कि एक विशिष्ट परिस्थिति में प्रकृति के में विद्यमान होता है। किसी अनिष्ट क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना, इन सब की संभावना और अनिश्चितता को हम जोखिम कहते हैं। फिर आती हैं कुछ टर्म्स जिस हजार्ड्स और पेरिल्स ऑफ इंश्योरेंस होता है। बीमा संकट और क्षति कारक, इन दोनों के भी अंतर को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकट या खतरे वे कारण होते हैं जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करने या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं।
पैरल या क्षतिकारक होता है जंतु संकट में मानसिक व भौतिक दशाएं, स्थितियां, वह लापरवाहियां होती हैं जो क्षति उत्पन्न करने वाले पैरल को कारकों को जन्म देती हैं और क्षति के अवसरों को बढ़ा देती हैं। जैसे कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण से। एक उदाहरण के लिए एक कारखाने में आग लग जाती है और उस कारखाने में वेल्डिंग का काम होता है जिसमें कुछ चिंगारियां भी निकल रही हैं। तो वहीं पर कुछ विस्फोटक पदार्थ के पैकेट से जो कि किसी ने रख दिया है, तो यहाँ पे आग लगना क्षति का कारण हो जाता है, किंतु वेल्डिंग की चिंगारियाँ आग लगने का कारण नहीं है। तो इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ के पैकेट आग लगने का एक आधारभूत कारण बन जाते हैं। तो परंतु यहाँ पे आग को क्षतिकारक माना जाता है तथा चिंगारियाँ तथा विस्फोटक पदार्थ जो हैं वो संकट माने जाते हैं। तो इस तरह से हम समझेंगे इसको कि क्षतिकारक और संकट के बीच में क्या अंतर होता है। अब ये जानेंगे कि क्या सभी जोखिम बीमा योग्य होती है। क्या सभी जोखिमों का समाधान बीमा होता है? बीमा ही है। लेकिन इसको समझने से पहले हम जोखिमों का वर्गीकरण को जानने की कोशिश करेंगे। जोखिम को हमने 5 वर्गों में बांटा है। पहला, संपत्ति, दायित्व या व्यक्तिगत जोखिम। तो संपत्ति जोखिम संबंधित जोखिम वो होती हैं जो किसी व्यवसाय या सपरिवार की संपत्ति की हानि पर उत्पन्न होती है। जैसे किसी के मकान की नष्ट हो जाने की संभावना में संपत्ति जोखिम होती है, विद्यमान होती है। तो दायित्व जोखिम में जो जोखिम मानी जाएगी जो अन्य किसी व्यक्ति संस्था की संपत्तियों या अनेक उसके कर्मचारियों की हानि का कारण बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कार चलाते समय दूसरी कार को क्षतिग्रस्त करके चालक को भी घायल कर देता है, तो उस व्यक्ति को उसकी कार या चालक की क्षति देनी पड़ती है, तो उसको हम व्यक्तिगत जोखिम मानेंगे। दूसरा होता है इसमें भौतिक, सामाजिक या आर्थिक जोखिम है। तो इसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिस्क में प्राकृतिक कारणों तथा तूफान, अग्निकांड अथवा बाढ़ आदि किसी संपत्ति को हानि होने की आशंका को हम भौतिक जोखिमों की श्रेणी में रखते हैं। तो सामाजिक जोखिम में वो होती हैं जो कि किसी आधार व्यक्ति के व्यवहार और आचरण के कारण होती है। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की लापरवाही से या कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल, उपद्रव आदि के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिमों को हम सामाजिक जोखिमों की श्रेणी में डालेंगे। आर्थिक जोखिमें क्या होती हैं? जो किसी संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। इसमें हम बाजार अनुसंधान के परिणाम को प्रभावहीन करना, बाजार के मूल्य में उतार चढ़ाव होना, ये सारी संभावनाएं आर्थिक जोखिमों, इन सबको हम आर्थिक जोखिमों में सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्थिर और गतिशील जोखिम, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क। इसको हम स्थिर जोखिम वो होती है जो प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों को क्रियाओं के कारण तथा मानवीय गलतियों एवं गलत कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। और गतिशील जोखिमें वो होती हैं जो परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती हैं। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं की इच्छा में परिवर्तन, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन आदि के कारण हम गतिशील जोखिमों को उत्पन्न करते हैं। आधारभूत जोखिमें होती हैं जो किसी समूह के साथ जुड़ी होती हैं और ये जोखिम ना तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न होती है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित भी करती है। ऐसी जोखिम को हम एक व्यक्ति सामान्य समाप्त भी नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी जोखिमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और वातावरण के परिवर्तन का एक बहुत ही बड़ा कारण बनाती हैं। विशिष्ट जोखिम वह होती है जो किसी व्यक्ति विशिष्ट के कारण ही उत्पन्न होती है और इन जोखिमों को व्यक्ति विशेष अपने ही ढंग से नियंत्रित करता है।
उदाहरण के लिए किसी परिवार के पोषक के अयोग्य हो जाने या किसी की मृत्यु हो जाने पर मकान में आग लग जाना, ये सब एक विशिष्ट जोखिम में मानी जाती है। दूसरा फिर आता है परिकल्पी और शुद्ध जोखिम, जिसको हम स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क भी कहते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होती है? जिसमें लाभ या हानि दोनों की संभावना विद्यमान होती है। जैसे व्यापारिक व्यवहारों में परिकल्पी जोखिम विद्यमान होती है। एक व्यापारी जो 1000 क्विंटल गेहूं खरीदने का सौदा करता है और उसकी सुपुर्दगी नहीं देता, बल्कि मूल्यों के अंतर से लाभ उठाता है, तो इसमें हम परिकल्पी और सट्टे का जोखिम उठाता है। यदि भाव बढ़ जाता है तो वह जोखिम लाभ प्रदान करता है, किंतु यदि विपरीत में भाव गिर जाए तो उससे हानि भी हो जाती है। तो ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं कराया जा सकता। दूसरा होता है शुद्ध जोखिम, जिसको हम प्योर रिस्क बोलते हैं। इसमें वो जोखिमें होती हैं जिसके कारण किसी पक्षकार को केवल हानि की होने या हानि नहीं होने की संभावना होती है, तथा उसमें लाभ होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में शुद्ध जोखिम से घिरा हुआ होता है। यदि किसी व्यक्ति का मकान है और वह मकान बिजली गिरने से नष्ट हो गया, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मकान के नष्ट होने से हानि तो होती ही है, और बच जाने पर उससे कोई हानि नहीं हो किंतु कोई लाभ भी नहीं होता। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में शुद्ध जोखिमों से घिरा हुआ ही होता है। शुद्ध जोखिमों का बीमा कराया जा सकता है, किंतु ऐसी सभी जोखिमों का ठीक ठाक मापना भी संभव नहीं होता है। अधिकतम जोखिमों का मापन तो किया जा सकता है। तो कुछ जोखिम, शुद्ध जोखिम का हम शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शुद्ध जोखिम का हम बीमा करा सकते हैं, लेकिन परिकल्पी जोखिमों का हम बीमा नहीं करा सकते। ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट इंश्योरेंस का ख़त्म हो गया है। थैंक यू।